हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट ब्रेन और हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की। ब्रेन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो क्रेनियम में प्रोटेक्टेड है और डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके तीन पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फर्दर हमने तीन पार्ट्स डिस्कस किए थे, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेकंड वन इज सेरेब्रम एंड द डायंसेफेलोन। मिड ब्रेन में दो पार्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑप्टिक लोब्स एंड सेरेब्रल पेडंकल्स। एंड हैंड ब्रेन में हमने तीन पार्ट डिस्कस किए, सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ओब्लंगेटा। डिफरेंट फंक्शन हम लोगों ने उसके बारे में बात की कि कौन सा ब्रेन का पार्ट किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आज हम लोगों को डिस्कस करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, इट मींस स्पाइनल कोड। स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कोड। अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो सेंट्रल एक्सिस पर लोकेटेड है। इट मींस ऐसे एक लाइन ड्रॉ अगर हम करें तो उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो था ब्रेन एंड द रिमेनिंग जो पार्ट है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पाइनल कोड। ओरिजिन वाइज सोचा जाए तो ब्रेन का जो ओरिजिन होता है उसके लिए एक्टोडर्म इज रेस्पॉन्सिबल। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, हम लोग डाइवर्सिटी में डिस्कस भी करते हैं कि जो नर्व कोड है उस नर्व कोड का आगे वाला पार्ट ब्रेन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नर्व कोड विल फॉर्म स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे ब्रेन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करता है, एज वेल एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स एक्शन को हमारी बॉडी में कंट्रोल करने के लिए भी स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है वो हम लोग हमारे आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पाइनल कोड का ओरिजिनेशन हुआ कहाँ से। तो ओरिजिनेट फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और द लास्ट पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन, इट मीन्स फ्रॉम मेड्यूला ओब्लंगेटा। originate from medulla oblongata, a part of hand brain। प्रोटेक्टेड है सिमिलरली जैसे ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए क्रैनियम इज देयर, इट इज प्रोटेक्टेड इन वर्टिबल कॉलम। इट इज प्रोटेक्टेड इन वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम को हम लोग बैकबोन भी बोलते हैं। इस बैकबोन के सेंटर मोस्ट पार्ट में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। बैकबोन मल्टीपल बोन्स का एक पूरा ग्रुप होता है, जॉइंटेड स्ट्रक्चर है। वहाँ पर एक सेंटर मोस्ट पार्ट में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पाइनल कोड। तो ये प्रोटेक्टेड है इन वर्टिबल कॉलम में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैकबोन। इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जैसे कि हमने ब्रेन के बारे में भी डिस्कस किया था, वैसी ही स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर भी होती है। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय सम मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज मेनिंजेस। तो मेनिंजेस के थ्रू ये प्रोटेक्टेड है अलोंग विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने ब्रेन के बारे में डिस्कस की वही हम लोग स्पाइनल कोड के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्शन के लिए एक बोनी स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज वर्टिबल कॉलम, और उसके अलावा वहां पर कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, दिस मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज मेनिंजेस अलोंग विद अ लिक्विड विच वर्क्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें, बोनी स्ट्रक्चर, मेनिंजेस एंड CSF, हमने ब्रेन में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा एक फ़र्क और है यहाँ पर, ब्रेन में जो आउटर मोस्ट पार्ट था, इट मीन्स कोर्टेक्स का जो सेरेब्रम का जो कोर्टेक्स वाला पार्ट था वो अपीरियंस में हमें कैसा दिखाई देता था, ग्रे। पर इन केस ऑफ स्पाइनल कोड उसका इनर मोस्ट पार्ट कैसा होता है, ग्रे। तो स्पाइनल कोड में इनर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड इज ग्रे, it means non-myelinated neuron, and the outer part is white.
It means it is made up of myelinated न्यूरॉन या नर्व। तो स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या होगा? स्पाइनल कोड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करेगी, एज वेल एज रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करना। तो फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड रेगुलेट रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड कनेक्ट बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन। तो स्पाइनल कोड हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा ये रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन होते क्या हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब कई बार हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे डिसीजन हम लोग ले लेते हैं, इंस्टेंट डिसीजन हम लोगों को लेने होते हैं विदाउट इवन थिंकिंग। लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा हॉट है और हमें नहीं पता कि वो अभी उसका टेम्परेचर राइज था या उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और हमने उसे जस्ट क्या कर लिया, टच कर लिया। अब टच करने के बाद उसका टेम्परेचर हमें फील होगा और हम लोग विदाउट इवन थिंकिंग इंस्टेंट एक डिसीजन लेंगे, स्पॉन्टेनियस डिसीजन, इनवॉलेंट्री डिसीजन। हम लोग सोचेंगे नहीं उसके बारे में और हाथ को हम लोग क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से उस हाथ को रिमूव करना फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ऐसा कोई डिसीजन जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन हो, इनवॉलेंट्री हो और किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से हो, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो और इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो, सच टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। दे आर रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कोड और कुछ टर्म्स में बाय ब्रेन ऑल्सो। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। इसका मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो किससे रेगुलेट होते हैं, स्पाइनल कोड से। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होगा वो पहले समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एक्शन। हमें डिस्कस करना है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कोड रेगुलेट करेगी। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब दे आर स्पॉन्टेनियस involuntary automatic response to the stimulus spontaneous automatic involuntary respond to the stimulus। एक स्टिमुलस के लिए हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड होगा। उस रिस्पॉन्ड में जैसे एग्जाम्पल की बात करें, और अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। विदाउट इवन थिंकिंग स्पाइनल कोड एक डिसीजन लेगी, और वो डिसीजन को लेने के लिए स्पाइनल कोड को या इस रिस्पॉन्ड के लिए सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन है वो है स्टिमुलस को रिसीव करना। रिसीव करने के बाद उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजना, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद फिर से रिस्पॉन्ड करना। तो जो रिक्वायरमेंट होगी किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, उसमें फर्स्ट पार्ट होगा एक अफेक्टर ऑर्गन या एक सेंसरी ऑर्गन जिसने स्टिमुलस को रिसीव किया। उसके बाद वो सेंसरी नर्व के थ्रू कहाँ तक जाएगा, CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे, अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है स्पाइनल कोड। तो जो मैसेज है वो स्पाइनल कोड तक जाएगा। ब्रेन में जाने से पहले वो मैसेज अब रिवर्ट होगा और मोटर नर्व्स के थ्रू उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर एंड करेगा जिसके थ्रू हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनेगी, इट मीन्स फ्रॉम sensory organ to the sensory nerve, from to spinal cord, then motor nerve and the effector organ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमें एक आर्क की रिक्वायरमेंट है, वो आर्क जिसको बनाने के लिए स्पाइनल कोड रोल प्ले करेगा। तो कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल एक बार लिख लेते हैं हम लोग। रिमूवल ऑफ हैंड when we touch a hot object,
और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि नी जर्क होना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, या फिर सलाइवेशन होना, किसी डिलीशियस फूड के बारे में जस्ट सोचने से मुंह में सलाइवा रिलीज हो जाना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के पार्ट होते हैं। सडन ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हमें ऐसा लगता है कि कोई पार्टिकल या कोई इंसेक्ट ऑल्सो वो हमारी आंखों की तरफ आ रहा है, तो हम लोग सडन क्या कर लेंगे, हमारे आइज को ब्लिंक करेंगे, सो दैट वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या कोई पार्टिकल है वो हमारी आइज को डैमेज ना कर पाए। तो ये जो बहुत इंस्टेंट जो डिसीजन लिए जाते हैं वो विदाउट इवन थिंकिंग लिए जाते हैं, वो डिसीजन ही रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कोड की रिक्वायरमेंट समझनी होगी कि स्पाइनल कोड कैसे इसमें एक रोल प्ले करता है। तो स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज प्रोटेक्टेड इन वर्टिबल कॉलम। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। उस स्ट्रक्चर में दो पार्ट अपना रोल प्ले करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्ड कर दे, वो जो मैसेज था वो ब्रेन तक ना जाए उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं वो होते हैं सेंसरी नर्व्स, और जो रिस्पॉन्ड करता है वो होता है मोटर नर्व्स। तो इन दोनों का एक जंक्शन, एक कनेक्शन बनाना होगा, सो दैट स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद इंस्टेंट मोटर नर्व के थ्रू रिस्पॉन्ड किया जा सके। तो उसके लिए एक पूरी असेंबली बनानी होगी, और उस असेंबली का एक पार्ट स्पाइनल कोड प्ले करेगा। यहाँ पर इनसाइड कौन सा मैटर होगा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनसाइड की तरफ होगा ग्रे मैटर, और आउटसाइड कौन सा मैटर होता है, वाइट मैटर। तो यहाँ जब कोई स्टिमुलस आएगा किसी भी नर्व के थ्रू, वो नर्व कौन सी होगी, सेंसरी नर्व, वो मैसेज यहाँ से ट्रैवल करेगा, देन यहाँ से रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। और बीच में कुछ इंटरन्यूरॉन्स हैं, वो इंटरन्यूरॉन्स जो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो स्टिमुलस चलना स्टार्ट होगा, वो इम्पल्स जो ट्रैवल करेगा वो इस तरीके से ट्रैवल करेगा, और वो रिस्पॉन्ड भी यहीं से हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाली नर्व है जो किसी स्टिमुलस को रिसीव करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ती है, पर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद वहीं से वो किस में कन्वर्ट होती है, मोटर नर्व पे। वो जो इम्पल्स जनरेट हुआ था वो मोटर नर्व के थ्रू वापस कहाँ पहुँचता है, उस इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। वो इफेक्टर ऑर्गन अगर सपोज टू भी हम लोग हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो हमें मसल्स को मूव करना होगा, सो दैट मसल्स को जब हम लोग मूव करेंगे तो ये हाथ यहाँ से पुल हो जाएगा। तो मैसेज यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। हॉट ऑब्जेक्ट को जब हम टच करेंगे तो फिंगर सपोज टू भी यहाँ से एक टेम्परेचर का स्टिमुलस चलना स्टार्ट हुआ है, वो पहुँचेगा कहाँ तक, हमारी स्पाइनल कोड तक। वहाँ जाने के बाद स्पाइनल कोड से रिवर्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व, और वो मैसेज फिर से मोटर नर्व के थ्रू हमारी मसल्स पर आकर खत्म हो जाएगा, और हम उस हाथ को वहाँ से हटा लेंगे। इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रेन का इसमें रोल अभी नहीं है। तो विदाउट इवन थिंकिंग हमने एक रिस्पॉन्ड लिया। उस रिस्पॉन्ड के लिए जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, ये नर्व्स हैं हमारी सेंसरी, दीज आर मोटर नर्व, this one is spinal cord, gray matter, and outside white matter. Some interneurons are there. ये होगा अफेक्टर ऑर्गन, एंड इट इज इफेक्टर। ये जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनी है फ्रॉम सेंसरी नर्व टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर नर्व एंड अगेन इफेक्टर ऑर्गन, इस आर्क को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, तो रिफ्लेक्स आर्क स्टार्ट होता है सबसे पहले अफेक्टर, सेंसरी नर्व,
देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पर हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के बाद मोटर नर्व, देन इफेक्टर, और इफेक्टर जनरली मसल्स। तो ये जो आर्क स्टार्ट होगा सबसे पहले अफेक्टर ऑर्गन स्ट्रक्चर से। हम लोग हाथ की हॉट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने फिंगर से उसे टच किया, सेंसरी नर्व ने उस मैसेज को रिसीव किया, स्पाइनल कोड इट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, वहाँ से रिवर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व और वो पहुँचेगा इफेक्टर ऑर्गन जनरली मसल्स पे, सो दैट हम हाथ को वहाँ से रिमूव करें। ये दिस आर्क इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पर सेंसरी और मोटर नर्व आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सम इंटरन्यूरॉन, और वो मैसेज फिर से रिवर्ट होकर मोटर नर्व्स के थ्रू एक पर्टिकुलर इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच जाता है। दीज एक्शंस आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, और दिस आर्क इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन कितने टाइप के होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली दो टाइप के होंगे, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, first one is unconditional or inborn। इनबोर्न रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेंगे, और वो हम बर्थ के बाद, बर्थ के टाइम से वो कंडीशनल अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन एक पर्टिकुलर एक बेबी में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि फीड करना, उस बच्चे का फीड करना है, उसका ब्लिंकिंग ऑफ आइज करना, ये प्रोसेस उसको इनिशियली स्टार्टिंग से पता होंगे, और वो उसके इनबोर्न कंडीशन के साथ ही उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट हैं, दीज रिफ्लेक्स एक्शन आर कॉल्ड एज इनबोर्न और द अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन एक इंडिविजुअल से उसके आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसमिट होते हैं। तो दीज आर इनबोर्न, प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, पैदा होने के साथ उस बच्चे में प्रेजेंट होंगे, एंड दे आर इनहेरिटेबल, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते चले जाएंगे। राइट फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होंगे और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो चुके हैं। इस रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल कंडीशनल नहीं है, बर्थ से प्रेजेंट है, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आइज, एंड ब्रेस्ट फीड। These are the example of unconditional reflex action जो इनबोर्न कंडीशन में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन सेकेंड वन, वो हम लोग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू द नॉलेज और अकॉर्डिंग टू द एज हम लोग सीखते चले जाएंगे। वो डिसअपियर भी हो जाते हैं, अगेन रीअपियर भी हो सकते हैं। तो जो कंडीशन के हिसाब से हम लोग सीखते चले जाएं, वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। सेकेंड वन होंगे कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ को रिमूव करना इज अ टाइप ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। सेकेंड वन इज कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, दे आर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ सीखे जाएंगे, आफ्टर बर्थ रिसीव करेंगे, पर कंडीशन के हिसाब से ये एक इंडिविजुअल के अंदर आते चले जाएंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नॉलेज और अकॉर्डिंग टू द एज इसको सीखते चले जाएंगे हम लोग। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके उसका हाथ को रिमूव करना, एक डिलीशियस फूड के बारे में सोचने से सलाइवेशन हो जाना, ये सब कंडीशनल है। एक छोटे बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि वो ये रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानता हो, डिलीशियस फूड क्या होता है उसे नहीं पता अभी। धीरे धीरे जैसे कंडीशन बढ़ती चली जाएगी वो इन सब चीज़ों के बारे में समझना स्टार्ट करेगा और उसमें ये रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट होंगे, पर इनिशियली उसके साथ ऐसा नहीं होगा।
तो हमने एज के अकॉर्डिंग सीखा है, नॉलेज के हिसाब से हम लोग सीखते चले गए। दीज रिफ्लेक्सेशन आर कॉल्ड एज कंडीशनल रिफ्लेक्सेशन। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया पावलोव ने। उस पावलोव को बोलते हैं, उसने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट अपने डॉग से स्टार्ट किया। उसने अपने डॉग को जब एक पर्टिकुलर टाइम पर खाना देना स्टार्ट किया, तो उस खाना देने के साथ साथ उस पर्टिकुलर टाइम पर उसने एक बेल बजाना स्टार्ट किया। कुछ दिनों तक वो ऐसा करता चला गया, जब भी उसे खाना देता था एक बेल बजा देता था। ऐसा चलता चला गया, जब भी खाना देता था एक बेल बजाता था। एक दिन ऐसा किया उसने कि अपने डॉग को खाना नहीं दिया और जस्ट उसने एक बेल उसी टाइम पर उसने एक बेल बजा दी। उस डॉग को ऐसा ज्यूम हुआ कि जैसे कि उसके मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट हो चुका है। उसे ऐसा लगा जैसे कि फूड आने वाला है और उसने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसके मुंह से सलाइवा रिलीज होना स्टार्ट हो चुका था। तो ये एक टाइप का कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन था, जहां पर एक बेल एक इंडिकेट कर रही है कि अगर बेल बज रही है तो फिर फूड आने वाला है और वो उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा विदाउट इवन थिंकिंग। उसे नहीं पता कि ऐसा है, उसके मुंह से सलाइवा सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पावलोव था उसका एक्सपेरिमेंट कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन को एक बेटर वे में एक्सप्लेन करता है कि हम कंडीशंस अगर वेरी करते चले जाएं तो रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग सीखते चले जाएंगे, जबकि रिस्पॉन्ड जो हम लोग करेंगे वो बिना सोचे समझे किया जाएगा। इस तरीके के जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन में काउंट किए जाते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड और कुछ टर्म्स में ब्रेन भी, पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स एक्शन। इन्हें मैनेज करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है। हमें रिफ्लेक्स आर्क समझना होगा कि रिफ्लेक्स आर्क के अकॉर्डिंग सेंसरी नर्व किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिसीव करती है, वो स्टिमुलस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, उसके बाद मोटर नर्व के थ्रू से रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है। तो ये जो आर्क बनता है, दिस आर्क इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज था सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, or you can say PNS. CNS means central nervous system, PNS mean peripheral nervous system. Peripheral nervous system central nervous system से ब्रेन और स्पाइनल कोड से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सम नर्व्स। तो इट कनेक्ट बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जिस नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ सम नर्व्स इट कनेक्ट बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब वो नर्व्स कितनी हो सकती हैं? वो नर्व्स बेसिकली सेंसरी है या मोटर है या मिक्स्ड है, ये डिपेंड करता है कि आप किस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस पार्ट की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन से कितनी नर्व्स अराइज होती हैं या कितनी नर्व्स ब्रेन पर एंड करती हैं। जितनी भी नर्व्स ब्रेन से अराइज होंगी या ब्रेन पर एंड करेगी, दीज नर्व्स आर कॉल्ड एज क्रैनियल नर्व्स। और वो नर्व्स जो स्पाइनल कोड से अराइज हुई है या उस पर एंड की है, दीज नर्व्स आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। और ये नर्व्स हमारे बॉडी पार्ट्स को स्पाइनल कोड एज वेल एज ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। तो नर्व्स की बात करें, कितनी नर्व्स हैं हमारे क्रैनियल नर्व्स? सबसे पहले क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होगी या उस पर एंड करेगी, तो क्रैनियल नर्व्स होगी 12 पेयर। 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स आते हैं। इन 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स में सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड तीनों टाइप की नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स भी हैं, कुछ नर्व्स सेंसरी हैं, कुछ मोटर है और कुछ मिक्स टाइप की भी होती हैं। तो ब्रेन या क्रैनियल नर्व्स जो हैं वो तीनों टाइप की नर्व्स होती हैं, सेंसरी, मिक्स्ड एंड मोटर। जबकि स्पाइनल नर्व्स में ऐसा नहीं होता। स्पाइनल नर्व्स का मतलब वो नर्व्स जो स्पाइनल कोड से राइज होगी वहाँ पर एंड करेगी। इनका नंबर होता है 31 पेयर और ऑल आर मिक्स्ड। सभी स्पाइनल नर्व्स नेचर में कैसी होती है? मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स होती है हमारे पास, 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती है। मैमल्स, ह्यूमन बीइंग की हम लोग बात करें तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स
and 12 pair of cranial nerves. Sensory, motor and mixed in case of cranial, all are mixed in case of spinal nerves. ये हमारे बॉडी पार्ट्स को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती है. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व्स या मोटर या मिक्स्ड नर्व्स क्या रोल प्ले कर रही हैं, उसके लिए हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स और पढ़ने होंगे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम and autonomic nervous system. Somatic nervous system is related to the voluntary action. सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जितने भी वॉलेंट्री चीज़ें हम लोग करते हैं, लाइक द मूवमेंट ऑफ लिम्स, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें जो हम लोग वॉलेंट्री परफॉर्म कर रहे हैं इज बिकॉज ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम. इट मीन्स नर्वस सिस्टम का वो पार्ट, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, नोमोस मतलब होता है गवर्निंग. सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो ऑटोमेटिकली खुद को रेगुलेट करेगा और हमारे जिन बॉडी पार्ट से कनेक्टेड हैं वो ऑटोमेटिकली मैनेज होंगे, वो हमारी थिंकिंग पर, हमारी विल पर डिपेंड नहीं करते हैं. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है. इट इज रिलेटेड और कंसर्न्ड विद द इनवॉलेंट्री मूवमेंट. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट, whereas autonomic nervous system is responsible for involuntary और सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम. ऐसा नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो खुद से मैनेज होगा, वो अपने उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा जो इनवॉलेंट्री होते हैं. एक एग्जांपल की बात करें कि कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इनवॉलेंट्री काम करते हैं. मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और द वेव लाइक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, इट मीन्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती हैं जिनकी वजह से फूड हमारे माउथ से इसोफेगस, देन इसोफेगस से स्टमक, इंटेस्टाइन में ट्रैवल कर पाता है. तो ट्रैवल करने के लिए उसमें कुछ वेव लाइक मूवमेंट होती है सो दैट फूड ट्रैवल करे आगे की तरफ. उन वेव लाइक मूवमेंट को हम लोग इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे रेगुलेटेड वे में कंट्रोल नहीं होती हैं. तो इस टाइप की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और यू कैन से ANS, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ANS is further divided into two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. It is divided into, first one is sympathetic nervous system. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी जो रीच है वो ऑलमोस्ट हर ऑर्गन तक होती है. या फिर कंपेयर करें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की रीच रिलेटिवली सिंपैथेटिक के कंपैरिजन में कम होती है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हम लोग नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं और न्यूरॉन में हमेशा साइनेप्स बनते हैं और साइनेप्स के लिए, कंडक्शन के लिए देयर आर सम न्यूरोट्रांसमीटर. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो जनरली लाइक एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामाइन, ऐसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं. और हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हम लोग पहले भी एड्रेनल ग्लैंड में डिस्कस कर चुके हैं. एड्रेनल ग्लैंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी ग्लैंड. तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फिर से लिखनी होती हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली कर क्या रहा है.
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में अगेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी कंडीशंस है, चीज़ों को राइज अप करना, इंक्रीज करना, लाइक हार्ट बीट का इंक्रीज होना, वो किसका फंक्शन हो जाएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। बिकॉज एड्रेनलिन इट वर्क्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑल्सो। तो एड्रेनलिन इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है, तो वो हार्मोन हमारी हार्ट बीट को लाइक इंक्रीज कर देगा। डायलेशन ऑफ प्यूपिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देगा, बीपी को इंक्रीज कर देगा, ब्लड वेसल्स को श्रिंक करेगा। तो जितने भी फंक्शन हम लोगों ने एड्रेनलिन के अंदर डिस्कस किए थे, वो सब सिंपैथेटिक में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो सिंपैथेटिक जनरली चीज़ों को राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो चीज़ों को फिर से नॉर्मल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हार्ट बीट सपोज टू बी इंक्रीज हो चुकी है, तो फिर जिस कंडीशन में वो फिर से नॉर्मल होने वाली है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नर्वस सिस्टम का पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो जनरली एसिटाइल कोलिन की फॉर्म होती है। तो दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर अलग हैं, इसलिए दोनों के फंक्शन के प्रोसेस में भी फर्क होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन है, तो वो इमरजेंसी कंडीशन में काम आ रहा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए काम में आता है। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन डिस्कस करें तो जनरली चीज़ों को इंक्रीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर कौन से हैं? न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, डोपामाइन एटसेट्रा। तो फंक्शन की बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, ये चीज़ों को इंक्रीज करेगा, लाइक इंक्रीजेस हार्ट बीट, डायलेशन ऑफ pupil, increases breathing rate। अगर डिक्रीज करने वाला पूछा जाए, डिस्कस किया जाए, तो इट डिक्रीजेस सलाइवेशन, पेरिस्टालसिस एटसेट्रा। तो कुछ चीज़ों को ये डिक्रीज करता है, कुछ चीज़ें ये इंक्रीज करता है। तो हार्ट बीट, पीपल का डायलेशन, ब्रीदिंग रेट बढ़ना, वेसल्स का श्रिंक होना सो दैट बीपी बढ़ जाए, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होना, ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स द मसल्स इंक्रीज होना, टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल मिनिमम होना, कि जितने भी फीचर होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। वेयर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए, अगर डिक्रीज हुई है तो इंक्रीज, और इंक्रीज है तो डिक्रीज करने के लिए, या नॉर्मल, डिक्रीज का मतलब नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज टू बी हार्ट बीट 72 से वेरी करते हुए 80, 85, 90 तक पहुंच गई है, फिर से 72 लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक को काउंटर करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चीज़ों को नॉर्मल करेगा। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म होती है, न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म है एसिटाइल कोलिन, एंड इट वर्क्स इन नॉर्मल कंडीशन। It works in normal condition, like increases the heartbeat, it's a function of sympathetic nervous system, decreases parasympathetic nervous system, decreases heartbeat, decreases breathing rate। यहाँ पर decreases का मतलब रिलेटिवली कम करना नहीं है, जो चीज़ें राइज अप हो चुकी थी उन्हें फिर से नॉर्मल करना है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, इंक्रीजेस
सलाइवेशन, पेरिस्टालसिस एटसेट्रा, उन्हें इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंशिएशन यही है। हम लोगों ने बेसिकली सीएनएस और पीएनएस डिस्कस किया है। आज हम लोगों ने पीएनएस के बारे में बात की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये रिलेटेड है हमारे बॉडी ऑर्गन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में कनेक्शन से। यहाँ पर डिफरेंट नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर आर स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स सभी मिक्स टाइप की होती हैं, वेयर क्रेनियल नर्व्स कैसी होती है, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक चीज़ों को राइज अप कर रहा है, ज़्यादातर चीज़ों को, और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशंस में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।